फ्रेंड्स, आई होप अब तक हमने जो पढ़ा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। देखो, पहला, कैटलाइस्ट कैन नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। ये बात हमें पहले से पता है। कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता एक्सेप्ट, ये एक एक्सेप्शन है, H2+O2। अगर नॉर्मल कंडीशन में कराओगे तो कभी भी रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन वही H2+O2 अगर आप किसके प्रेजेंस में कराते हो, प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो ये ट्वाइस ऑफ H2O फॉर्म करता है। ठीक है। सेकेंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ catalyst small amount of catalyst is required for any chemical reaction। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप ऐसा नहीं कि पूरा भर के आप कैटलिस्ट यूज करोगे, क्योंकि एटलीस्ट कैटलिस्ट बहुत महंगा आता है उसमें भी, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है। तीसरा, कैटलिस्ट रिमेन्स qualitatively and quantitatively unchanged at the end of reaction। ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट अनचेंज रहता है क्वालिटेटिवली और क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। पूरे होल रिएक्शन में कैटलिस्ट का कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। हाउएवर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर इट्स फिजिकल स्टेट कलर etc में चेंज। ठीक है, ये भले चेंज हो सकता है। कैटलिस्ट डज नॉट चेंजेस ठीक है। मैंने क्या बोला, क्वालिटेटिव वाइज और क्वांटिटेटिव वाइज भले उनमें कोई भी अनचेंज नहीं हो, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो, भले हो सकता है कि उसका फिजिकल स्टेट भले चेंजेस हो सकता है। जैसे आपने फिजिकल स्टेट उसका सॉलिड है इनिशियल रिएक्शन में, जब आपने कैटलिस्ट को डाला तब वो सॉलिड फॉर्म में था, बट आफ्टर द जैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, रिएक्शन खत्म हो जाती है, तो मैं भी हो सकता है वो गैस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाए। बेसिकली फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो सकता है, बट क्वांटिटी वाइज और क्वालिटेटिव वाइज वो उतने के उतने ही रहेंगे। ठीक है। Catalyst does not changes energy level of reactant and energy level of product। एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ER एंड एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट मतलब EP हुआ। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज ओवरऑल एनर्जेटिक कैटलिस्ट विल नॉट चेंज ओवरऑल energetics that is delta H of reaction, या आप ऐसा बोल सकते
सकता है थर्मोडायनेमिक बिहेवियर। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक बिहेवियर, हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी ये कवर किया था हमने 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट also does not catalyst also does not catalyst also does not changes delta H delta G and delta S because these are state function, because these are state function। क्या है, स्टेट फंक्शन, इस वजह से इनमें भी कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट, catalyst does not change its equilibrium constant, does not changes equilibrium constant of reaction but it changes rate constant, but it changes rate constant of both forward as well as backward of reaction, both forward and backward of reaction। मतलब अगर मैं बात करूँ के इक्विलिब्रियम, क्या कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वली अमाउंट में बढ़ाता है, मतलब केएफ भी बढ़ेगा इस केस में और केवी भी बढ़ेगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज जो होगा विल बी सेम फॉर बोथ, परसेंटेज दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होगा, kf बाय kb। ठीक है, मुझे पता है टेम्परेचर की वजह से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंजेस आता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, तो इसमें क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज होता है ना, देखो kf भी बढ़ेगा, kb भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से kf भी बढ़ता है और kb भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात करेगा तो हो सकता है कि फॉरवर्ड चला गया, तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चला गया तो क्या बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड चला गया तो बैकवर्ड चला, तो मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों बढ़ता है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो के इक्विलिब्रियम आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब केएफ के भी दोनों बढ़ रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता नहीं, सॉरी ऐसा नहीं बोल सकते, माय मिस्टेक, मैंने कहा केएफ के भी दोनों बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा, अगर मान लो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में बोला था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है, राइट हैंड साइड, तो उस वजह से केएफ के भी दोनों बढ़ सकता है, लेकिन दोनों में क्या होगा, परसेंटेज चेंज जो होगा ना, परसेंटेज चेंज विल बी डिफरेंट, दोनों के लिए परसेंटेज चेंज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पर दोनों के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, हो सकता है केएफ को ज्यादा कर दे या हो सकता है केबी को ज्यादा बढ़ा दे। ठीक है, catalyst does not change equilibrium state, catalyst does not change equilibrium state, it only shortens the time, it only shortens the time, it only shortens the time required to attain equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करता, बट वो इक्विलिब्रियम के जो अटेन करने के टाइम है उसको घटा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं, जनरली हमने रेट इसमें पढ़ा भी था
रेट वर्सेस टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। दिस इज द टाइम ऑफ टी इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड है। ये आपने यूज किया विदाउट कैटलिस्ट। किसकी बात की है हमने? विदाउट कैटलिस्ट। अगर हम विद कैटलिस्ट यूज करते तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। तो क्योंकि कभी कभी बुक में क्या रहता है, ये गलत दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर रेट, मैंने क्या बोला, कैटलिस्ट दोनों को बढ़ाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड को बढ़ाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड। बुक में जनरली ये तो सही दिया रहता है कि रेट ऑफ बैक फॉरवर्ड बढ़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड को वो नीचे से दिखा देते हैं, जो गलत है। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कैटलिस्ट जो होता है वो जनरली दोनों को इंक्रीज करता है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, तो अब ये जो होगा ये होगा टी इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो आएगा टी इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट है catalyst changes the reaction mechanism. Catalyst changes the reaction mechanism. It provides alternative path. It provides alternative path. It provides alternative path in which threshold energy, in which threshold energy decreases due to which ये decreases and rate of reaction increases, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, मैकेनिज्म के पाथ को चेंज कर देता है, जिस वजह से थ्रेशोल्ड एनर्जी घट जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाती है, बढ़ जाता है। और आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, डॉट ई माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी घटने से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसका रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात समझ में, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहले में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं ये सब चीजें, तो मैं दोबारा नहीं करा रहा। 10 नंबर है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या है? इट्स द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट, इट्स द एबिलिटी ऑफ catalyst to accelerate the rate of any chemical reaction। किसी ये एक्चुअली किसी कैटलिस्ट की एबिलिटी को दर्शाता है कि आके वो रेट ऑफ रिएक्शन को कितने टाइम्स एक्सेलरेट कर सकता है। जनरली जो होता है ना बेटा, अगर 10 का पावर 8, 10 का पावर 9 और 10 का पावर 10, ठीक है, 10 इतने टाइम्स वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर आप कोई भी छोटा कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में डालते हो तो इतने टाइम्स वो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्टिवली ऑफ कैटलिस्ट, सेलेक्टिविटी, selectivity of catalyst, it is the ability of catalyst, ये 11th नंबर है, ठीक है। it is the ability of catalyst to direct the reaction
direct the reaction in a particular path, in a particular path to build a particular set of product, to particular set of product, to particular set of product। ठीक है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट जस्ट। ठीक है, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब समझो कि सपोज करो आपके पास कोई कार है और कैटलिस्ट आपके साथ है। ठीक है, उस कार में आपके साथ कोई कैटलिस्ट है और जैसे आपका डेस्टिनेशन आता है, डेस्टिनेशन आपका प्रोडक्ट है, डेस्टिनेशन क्या है आपका प्रोडक्ट है। तो जैसे आपको डेस्टिनेशन पे जाना, तो डेस्टिनेशन से पहले बहुत सारे पाथ आ गए। ठीक है, बहुत सारे पाथ है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पाथ से उस डेस्टिनेशन में जाना है। तो वो जो पाथ का जो सिलेक्शन का काम करता है, वो काम करता है कैटलिस्ट काम करता है। तो आपने देखा होगा डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करने से पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए, अगर एक ही रिएक्टेंट के लिए आपने डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किया तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट ही बनता है। इसलिए ये एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट बनता है, इसलिए सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इनको बोला जाता है। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर मैं आपको समझाऊं बेस्ट एग्जांपल, CO प्लस 3H2 गैस। ठीक है, निकल आप डालोगे तो ये बनाएगा CH4 गैस प्लस H2O। ठीक है, CO गैस प्लस 2H2 गैस। अगर आप इसमें कॉपर और जिंक ZnO प्लस Cr2O3 यूज करते हो तो ये बनाता है CH3OH, लिक्विड बनाता है। और यही अगर CO प्लस H2 गैस आप यूज करते हो, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ CO ले रहे हो तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, ये मेथनॉल बनता है। तो देखो एक ही कैटलिस्ट डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करने से आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट भी डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, एक मिनट। चलो देखो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपसे जेई में या नीट में डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी पॉइंट के बारे में पूछ सकता है। तो आपको एक एक पॉइंट दिमाग में होना चाहिए। एक बार थोरोली आप पढ़ लो तो ऑलमोस्ट मुझे चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कैटलिस्ट की पहले ही पढ़ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर कैटलिस्ट काम कैसे करता है। ठीक है, तो दैट्स नथिंग बट नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी दी थी। तो पहला जो थ्योरी आया वो थ्योरी था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन
नाम से ही आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि पहले कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाता है, वही जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, बस वहाँ कैटलिस्ट नहीं था, अब यहाँ पे कैटलिस्ट के साथ इंटरमीडिएट फॉर्म कर, जैसे इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे उसके बाद ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ओवरऑल यही है, तो बेसिकली वही चीज़ है यहाँ पे, और लिख देता हूँ इसमें, दिस इज मेजरली एप्लीकेबल फॉर, हाँ एक बात और है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब होमोजीनियस कैटलिस्ट होगा, हेटेरोजीनियस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दिस इज मेजरली एप्लीकेबल, दिस इज majorly applicable, this is majorly applicable for homogeneous catalyst, for homogeneous catalyst, and according to this theory, and according to this theory, and according to this theory, catalyst first combines with one of the reactant more effectively to form intermediate, and that intermediate will combine, with another reactant less or more effectively to produce product and regenerate the catalyst in its original form। बेसिकली क्या है, देखो ये थ्योरी क्या कहता है, ये एप्लीकेबल होता है होमोजेनस कैटलिस्ट के लिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई पहले कैटलिस्ट किसी एक रिएक्टेंट के साथ मोर या लेस एनर्जी के साथ कंबाइन करता है और इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, और फिर वो इंटरमीडिएट कंबाइन होता है दूसरे रिएक्टेंट के साथ। जैसे वो इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा तो ये कैटलिस्ट फिर से रीजनरेट होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। यही बेसिकली इस कहानी का मतलब है। जैसे इसके एग्जांपल के जैसे बताऊं, जैसे एक एग्जांपल है SO2 गैस, ठीक है, प्लस O2 गैस, ठीक है, ये आपको देता है NO गैस, टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ SO3 गैस, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में ये होता है कि पहले NO जो होता है वो O2 के साथ कंबाइन होके NO2 गैस बना लेते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होता है, ये ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, ठीक है, SO2 के साथ, ट्वाइस ऑफ SO2 के साथ क्या देता है आपको, ट्वाइस ऑफ SO3 देता है, प्लस ट्वाइस ऑफ NO एज इट इज लिखा था। तो ये कैटलिस्ट था, देखो एक कैटलिस्ट पहले इसके साथ रिएक्ट किया, वही थ्योरी बोल रहा है कि एक कैटलिस्ट पहले एक रिएक्टेंट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जब इसका देखा गया, ठीक है, हाँ पहले ये तो समझ लो, सॉरी पहले ये समझ लो कि एक कैटलिस्ट पहले एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके इंटरमीडिएट बना लेगा, और वो इंटरमीडिएट फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगा और कैटलिस्ट को फिर से उसी फॉर्म में रीजनरेट
कर देगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो a प्लस बी, ओके मुझे ए बी मिल रहा है। ठीक है, इसका टोटल एक्टिवेशन एनर्जी मेरा था, अगर विदाउट कैटलिस्ट यूज करता तो 30 किलो जूल पर मोल था। कितना था? 30 किलो। मोर इफेक्टिवली लेस इफेक्टिवली जो है ना, उसका मीनिंग आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ कि एक रिएक्शन है जो विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ इफ a plus b react with catalyst, ठीक है, then also it produces the same product as in the previous one. Okay, now listen, अगर if we see its mechanism, now what I have said earlier कि catalyst will react with one of the reactant. Okay, now this catalyst, let's say C is my catalyst, so it will combine with a plus c. Step 1 is that a plus c combine to give AC. That's nothing but that is my intermediate. Okay, now here we look at its activation energy is, let's say, 12 kilojoule per mole. We obtained activation energy in the first step is 12 kilojoule per mole. Now next step, what is that? See, if AC is combined with B, so again it produces AB and regenerate the catalyst C, and here activation energy we get is 48 kilojoule per mole. ठीक है, now listen, see its activation energy is very less, it means it will be the rate determining step, it means it is the slowest step. और आप ऐसा भी देख सकते हो कि इस स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम लग रही है, क्योंकि ये मैंने क्या बोला, हो सकता है कि पहला रिएक्टेंट के साथ जो कंबाइन करेगा वो मोर इफेक्टिवली हो, तो इफेक्टिवली ज्यादा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और आपको अगर मैं फिर से डायग्रामेटिकली समझाऊं तो इधर देखो, हमें केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा था पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, A प्लस बी था, ये मेरा क्या हुआ? ए बी हुआ। ठीक है, ये था विदाउट कैटलिस्ट। क्या था मेरा? विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, वहां पे हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या होगा? कैटलिस्ट के साथ क्या होगा? कैटलिस्ट के साथ ये क्या करेगा? थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा। या तो एक काम कर, ये भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या बोला कि पहले स्टेप में मेरा क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी कम लेगा, लेकिन जैसे इंटरमीडिएट बना तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होके फिर मेरा बनाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है सेकंड स्टेप से भी। ठीक है, और सेकंड स्टेप आप देखिए, सेकंड स्टेप में जो एक्टिवेशन एनर्जी वो प्रीवियस वन जो कैटलिस्ट जो विदाउट कैटलिस्ट वाला रिएक्शन उससे भी कहीं ज्यादा है, तो ऐसा भी बन सकता है। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है? पाथ को चेंज कर देता है। ना रिएक्टर की एनर्जी में फर्क आया, ना प्रोडक्ट की एनर्जी में फर्क आया, ना डेल्टा एच में चेंज आया। फर्क क्या है? वो सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। दिस वाज योर ओवरऑल इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। आई वाज समझ में? नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड थ्योरी था एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्या था? एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, आई होप से यहाँ तक समझ में आया होगा। आप देख रहे हो पहले स्टेप में क्या बन रहा है? पहले स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी देखो मेरा कम है, और सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? 4 टाइम्स है। तो देख रहे हो यहाँ पे पहले इंटरमीडिएट बनने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी का जंप बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली क्या किया रिएक्शन में? कैटलिस्ट ने पाथ को चेंज कर दिया, कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखो इंटरमीडिएट थ्योरी था वो होमोजेनियस के लिए होता है, ये हेटेरोजेनियस के लिए होता है। इट इज मेजरली applicable for heterogeneous catalyst। ठीक है, अब एक्चुअली जो होता है एडजॉर्प्शन थ्योरी में जो साइंटिस्ट का एक्चुअली नाम नहीं आता है। ठीक है, एक बात और बताना भूल गया, जब भी मैं आपको यहाँ थ्योरी कंप्लीट कराता हूँ तो प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी, एक बार रिवीजन जरूर मारिए उनको, काफी इंपॉर्टेंट हद तक आपको हेल्प करेगा वो सब चीजें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, इंटरमीडिएट हो सकता है आपसे बोले कि इंटरमीडिएट थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट
इज एप्लीकेबल फॉर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस फॉर बोथ या ऑल ऑफ दिस, कुछ भी पूछ सकता है। तो वैसे छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है, इसमें क्या होता है वो भी हमें याद रखना है, हर चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये 5 स्टेप में होता है। तो पहले स्टेप क्या कहता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। 5 स्टेप में होता है, 5 स्टेप आपको याद रखना है। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल on the surface of catalyst, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट molecule on the surface of catalyst, ठीक है। एक बार डिफ्यूजन हो गया, बाद में उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होता है कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, ठीक है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, between reactant and catalyst by action of catalyst, by action of catalyst, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही एडजॉर्प्शन होने के बाद ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, मतलब कैटलिस्ट, ठीक है। क्या कर लेगा, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, और ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट की वजह से ये होता है, ठीक है, एक्शन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एडजॉर्ब वाला, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ, बात को समझो। पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज हुआ, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद वो क्या था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर से वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट से डिफ्यूज होके बाहर निकल जाता है। तो दिस वाज ओवरऑल थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर कैटलिस्ट, ठीक है। और मीनिंग समझो कैसे, जैसे सपोज करो A+B मेरा A भी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट, उसका ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये कैटलिस्ट है मेरा C, इसमें क्या होगा, A+B मेरे क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, मतलब डिफ्यूजन होगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होगा, इनके सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन होगा, तब ये क्या बनाएंगे, इसका मतलब इस तरीके से ये कुछ बनेगा, A और B। यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद एडजॉर्प्शन हुआ कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। देखो डॉटेड डॉटेड में दिया ना, कैटलिस्ट के साथ ये क्या बना दिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ये बॉन्ड तो वीक होते जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। अगेन कैटलिस्ट अपने रीजनरेट फॉर्म में आ गया फिर से, प्लस
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कैटलिस्ट के बारे में, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, ठीक है। मतलब जनरली मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनके रेट ऑफ रिएक्शन उनके साइज ऑफ पोर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जो उनकी कैविटी होती है, जो आपने जैसे वैसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखा होगा, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उसमें देखा होगा, अगर हनी जब मधुमक्खी का छत्ता होता है, जब हनी टूट के गिरता है उसमें से, तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं बहुत सारे। अब अगर वो होल्स बहुत ज़्यादा छोटे और रिएक्टर मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, वो कैटलिस्ट पार्ट ही नहीं कर पाएगा उस रिएक्शन में। लेकिन अगर वो कैटलिस्ट का, अगर वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का पोर बड़ा है, मतलब बड़ा है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल छोटा है, तो उसमें जाके एडजॉर्प्शन, वही जो एडजॉर्प्शन वगैरह होगा, इस तरीके से कैटलिस्ट क्या हो जाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि वो उसमें जाके एडजॉर्ब होगा, इस तरीके से कैटलिस्ट पार्ट कर सकता है रिएक्शन में। तो वही है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। तो क्या है, कैटालाइटिक रिएक्शन व्हिच डिपेंड्स अपॉन, कैटालाइटिक रिएक्शन which depends upon, catalytic reaction which depends upon pore structure, pore structure, pore structure मतलब cavity of catalyst, ठीक है। मतलब कैटालाइटिक रिएक्शन जिस रिएक्शन का जिस रिएक्शन जो डिपेंड करता है उसके पोर स्ट्रक्चर पे, ऐसा कैटालाइटिक रिएक्शन जो डिपेंड करता है उसके पोर स्ट्रक्चर पे, एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट, एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर called shape selective कैटालिसिस रिएक्शन, ठीक है। कि ऐसा कैटालाइटिक रिएक्शन जिस पे मतलब जो पोर ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता हो या साइज ऑफ रिएक्टर और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करे, उसको हम बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालाइज्ड रिएक्शन। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा है, अगर हनीकॉम्ब मतलब कोई किसी कैटलिस्ट में बहुत सारे पोर हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर्स हैं, और उसमें रिएक्टर मॉलिक्यूल की साइज बड़ी है तब भी वो एंटर नहीं कर पाएगा, और अगर रिएक्टर मॉलिक्यूल की साइज छोटी है, हनीकॉम्ब और उसका पोर का साइज बड़ा है तो वो एंटर करेगा, और जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट का साइज बड़ा है, पोर का साइज छोटा, तब भी वो कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल क्या होना चाहिए, पोर का साइज बड़ा होना चाहिए और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल का साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, जियोलाइट्स आर गुड शेप सेलेक्टिव catalyst because of their honeycomb like structure, honeycomb like structure, ठीक है। ठीक है, सेकंड है therefore size is generally, ठीक है। जियोलाइट एक सब्सटेंस है जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के जैसा यूज होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसा होता है, ठीक है। therefore size is generally, therefore size is generally 260 to 740 picometer, ठीक है। जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस, एल्यूमिनो
network of silicates, 3D network of silicate in which sum of silicon, in which sum of the silicon atoms are replaced by aluminium atom, giving ALOSI framework। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स होता है, 3D नेटवर्क होता है सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, कुछ सिलिकॉन्स एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाता है और एक इस ALOSI का जैसा 3D नेटवर्क मुझे मिलता है। ठीक है, देयर जनरल फार्मूला क्या होता है, mx/n AlO2x SiO2y डॉट M H2O। ठीक है, n क्या है, चार्ज ऑन मेटल है। बेसिकली ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, m कोई मेटल है जिसका चार्ज है n, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी यूज होता है ये चीज। तो इसका 3D नेटवर्क और ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, 2D में। ठीक है, zeolites before using as catalyst are heated so that water of hydration is lost। Water of hydration is lost, which creates spore। देखो आप ये देख रहे हो, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स के बाय जियोलाइट्स के ऊपर बनते हैं। तो जियोलाइट्स को यूज करने से पहले उसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, तो जो उसमें वो पानी होगा ना वो चला जाएगा। अब जैसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे करना, चौक लेना और चौक को थोड़ा गर्म करना। तो चौक को गर्म करने का मतलब क्या होगा, CaCO3 का आप हीट करते तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो CO2 का जब गैस निकलेगा तो CO2 गैस निकलेगा तो देखना छोटे छोटे होल्स करके निकलता है, वो चौक के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बना के निकलता है बेसिकली। तो वैसे जियोलाइट्स को जब आप हीट करते हो वाटर निकल जाए तो वो पोर्स को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है जियोलाइट्स are also used as वाटर सॉफ्टनर। ठीक है, वाटर सॉफ्टनर के भी जैसे इसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, कैटायन एक्सचेंजर के जैसे भी यूज करते हैं हम इसको। जैसे कैटायन एक्सचेंजर मतलब क्या है, ये एक्सचेंज हो सकता है ना, कैसे कैटायन एक्सचेंजर भी यूज होता है, मतलब जो भी कैटायन होगा वाटर के साथ रिएक्ट करके जो भी एनायन होगा वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करके निकल जाएगा। ठीक है, कैटायन एक्सचेंजर कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा the reaction taking place in zeolite, the reaction taking place in zeolites depends upon pores and cavities, depends upon pores and cavities, size of catalyst,
as well as size of reactant as well as size of reactant and product मॉलिक्यूल। ठीक है, रिएक्शन जो भी जियोलाइट्स के ऊपर होता है डिपेंड करता है उसके पोर्स और कैविटीज के साइज पे, डिपेंड करेगा साइज ऑफ कैटलिस्ट और डिपेंड करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर भी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जियोलाइट्स आर नेचुरली जियोलाइट्स आर naturally as well as synthesized for catalytics artificially synthesized for catalytic सेलेक्टिविटी। ठीक है, जियोलाइट्स क्या होता है, नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों को हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर वाइडली कैटलिस्ट, दे आर वाइडली कैटलिस्ट in they are used, ठीक है, widely catalyst in petroleum industry for cracking of हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। ठीक है, जनरली बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ROH को हम यूज़ करते हैं ZSM5, तो ये हमें देता है गैसोलीन। क्या देता है ये? गैसोलीन, मतलब यहीं से हमें पेट्रोल मिलता है। ZSM का मतलब ये होता है जियोलाइट्स सोकोनी मोबिल 5। ठीक है, सोकोनी और मोबिल एक कंपनी है यूएसए की, बहुत बड़ी कंपनी है जो जियोलाइट्स को बनाती है। मतलब मैंने बोला ना, जियोलाइट्स एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसको नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सोकोनी और मोबाइल का टाई अप है। मोबिल जो कंपनी है यूएसए की बहुत बड़ी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका भी नाम आता है। तो इन्होंने टाई अप करके ये प्रोडक्ट अपने नाम पे पेटेंट दर्ज करवाया हुआ है। तो ZSM5 ये खुद बनाते हैं ताकि हम अल्कोहल से क्या निकाल सके, पेट्रोल बना सके। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज योर ओवरऑल जियोलाइट्स। बाकी कल हम देखते हैं इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे कैटलिस्ट के बारे में। कल हालांकि ज़्यादा देर का नहीं, उसके बाद हम कॉलॉइड्स पे पहला पार्ट खत्म हो चुका है, कल दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाएगा, तीसरा पार्ट चालू हो जाएगा। 3-4 घंटे का टॉपिक आपका। थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट क्लास